नमस्कार, आदाब। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, वेस्ट एशिया के बिगड़ते हुए हालात के ऊपर, किस तरीके से लगातार हो रहा है और ऐसा लगता है एक बड़ी जंग दोबारा से वहाँ पे होने वाली है। जिस तरीके से अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और जिस तरीके से इज़राइल थ्रेट कर रहा है, इज़राइल को लग रहा है कि हमास में से युद्ध जो है जीतना उसको मुश्किल लग रहा है। तो उसके लिए जैसे हमने पहले भी बताया कि युद्ध का विस्तार ज़रूरी है और विस्तार अगर होता है यानी युद्ध ईरान टारगेट होता है तो अमेरिका भी ज्वाइन करेगा और ऐसा लगता है कि एक सहमति इज़राइल अमेरिका के बीच में हो गई इस युद्ध के को लेके कि ईरान और जो उसके एलाइज हैं हिजबुल्ला, हमास, हूती और दूसरे इराक और सीरिया में जो दूसरे में शिया सुन्नी मिलिशियाज हैं उनको सबको खत्म करना जरूरी है, तभी अमेरिका और इजराइल का जो इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में वो तभी प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो ये बात बहुत समय से चल रही है, कोई नई नहीं है, लेकिन अमेरिका से जो सिग्नल आ रहे थे, अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि युद्ध ना हो तो बेहतर है, लेकिन अब जिस तरीके से अभी हो रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, उससे लगता है कि मामला हर दिन बिगड़ता ही पर नजर आता है। इजराइल ने हिजबुल्ला के लोगों को मारा 2 दिन पहले, एक दिन उसके रिटेलिएशन में हिजबुल्ला ने एक जो उनका इजराइल का मिलिट्री बेस है उसके जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटी थी जाती थी उसके ऊपर अटैक किया और उसको ध्वस्त कर दिया, काफी डैमेज उसको हुआ है। कितना हुआ ये पता नहीं कि इजराइल तो ये बातें बताता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता है कि काफी डैमेज हुआ है। कितने क्या लोग मरे हैं या नहीं ये नहीं मालूम। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में है, ये टेंशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है लगातार वहां पे, अमेरिका अपना युद्ध पोत यानी जो उसके नेवल आर्मडा है उसको भी वहां पे भेज रहा है। इससे पहले ही यूएस जॉर्जिया वहां पे आ चुका है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि मेडिटेरेनियन में डिप्लॉयड है। वहां पे उन्होंने डिप्लॉय की थी इसराइल को हिजबुल्ला से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आई थिंक जून में आ गई थी। उसके अलावा यह है कि नाउ अब डिफेंस सेक्रेटरी जो लॉयड ऑस्टिन है उन्हीं ने अभी ऑर्डर किया है कि जो है गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स को के इस क्षेत्र में जाने के लिए ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा कि वहां पे मूव होंगी, तो ये भी मूव हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इसलिए डिप्लॉय की जा रही है ताकि इसराइल को अब आने वाले ईरान के अटैक से हिफाजत पहुंचाई जा सके, उसको सुरक्षा मिल सके। ईरान ने थ्रेट दे रखा है कि अगर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद वो उसका बदला लेगा। ईरान के ऊपर काफी प्रेशर है अरब देशों का भी कि आप ज्यादा बड़ा कोई अटैक वहां पे न करें, और अगर ऐसा होता है क्योंकि युद्ध फिर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलेगी या कहा। अमेरिका के सामने ये है कि उसका लक्ष्य पूरा होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव जो हित हैं वो पूरे होने चाहिए। इनस्टेबिलिटी फैलती है तो भी उसको फिक्र नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ जो एक बड़ा टैंक है उसका कहना ये है कि ये जो पूरे ऑयल स्ट्रिप है ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक, इसको अमेरिका को इसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, लोकल पॉपुलेशन को वहां से हटा देना चाहिए। ये हॉलीबर्टन का कहना है, जिसने ये अपने काफी पहले ये बात कही थी, और ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है इन सब चीजों को रिजेक्ट नहीं करता। ये एक अल्टीमेट जो होता है लक्ष्य यही होता है कि आखिर में अगर उनके इंटरेस्ट क्या है, तेल है, तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी पे और पश्चिमी देशों की इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। अगर युद्ध होगा ईरान से तो एक तरफ तो ये ईरान के एलाइज जिनको के वो
कहता है कि ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, और दूसरी यानी हुती, हिजबुल्लाह, हमास, इराकी और सीरियन मलेशियाज, ये सब ईरान के साथ नजर आते हैं, लड़ेंगे, अटैक करेंगे इसराइल पे। तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश भी उसके इसराइल को बचाने के लिए पूरी तरीके से खड़े रहेंगे, खासतौर से इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये काफी इच्छुक नजर आते हैं। इसराइल की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है यूरोपियन देशों और अमेरिकन देशों के लिए कि आप इससे इमेजिन किया जा सकता है कि जब इजरायली एम्बेसडर को, जो अभी कुछ दिन पहले नागासाकी के अंदर जो एटम बम गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर में, उसकी हर साल वहां पे एक एनिवर्सरी होती है, जो कि वहां के मेयर सबको इनवाइट करता है, बहुत से देश उसमें जाते हैं। इस साल इसराइल को उसने इनवाइट नहीं किया, इसराइल का एम्बेसडर को इनविटेशन नहीं गया। तो यूरोप के यानी G7 के जो 7 बड़े देश हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं वहां पे, राजदूत जो वहां पे हैं, और अमेरिकन राजदूत ने भी जाने से मना कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जबकि जापान बहुत खास इसराइल का दोस्त है, उसने इसलिए नहीं इनवाइट किया था कि कोई बहुत ज्यादा उसको हमदर्दी पर फिलिस्तीनियों से, बल्कि इसलिए कि उसको इस बात का डर लगा था कि जापानी स्टूडेंट्स और यूथ जो है वो वहां पे उनके इजरायली एम्बेसडर के आने पे एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये जो युद्ध होगा ये बहुत भयानक होगा, और ये तय बात है कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ईरान साफ साफ कहता है कि अगर उस पर अटैक होगा, जिस मुल्क से अटैक होगा उस पर अटैक वो भी करेगा, और तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। तेल की सप्लाई के डिस्ट्रप्शन के मतलब ये है कि अमेरिका तेल का ऊपर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। अमेरिका का मानना यह है कि जब तक के, और इसराइल का, इनका और इसराइल का हित एक हो चुका है, दोनों का पहले भी एक ही था, दोनों के इंटरेस्ट भी एक है। अगर अमेरिकन की तेल की सप्लाई अमेरिका को बंद होती है तो इसराइल के लिए भी ये समस्या है। इसलिए इसराइल को जिस किस्म की मदद मिलती है अमेरिका से, किसी देश को नहीं मिलती। एक तरफ तो उसको डायरेक्ट तो बहुत कम मिलती है, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मदद बहुत होती है। स्टेट से भी मदद मिलती है, बिग बिजनेस हाउसेज उसको बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिलती है, और फिर उसके अलावा बैंक गारंटीज उनको मिलती हैं ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस की जितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके मेजर प्रोजेक्ट जो है उनसे भी उनको काफी इजराइल को मदद मिलती है। अमेरिकन एंड पश्चिमी देश उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी एड उस मुल्क में आती है चारों तरफ से। पश्चिमी देश भी देते हैं, स्टेट अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनसे भी मैंने बताया कि काफी मदद उसको मिलती है। इस तरह से इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल अकेला देश है जो अमेरिकन या पश्चिमी देशों के हित को वहां पे प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है तेल की सप्लाई में। अमेरिकन की जो बेसिक नीति है वो यही है कि भाई एक किसी भी सूरत से वहां के ऊपर उसका वर्चस्व उस क्षेत्र में बना रहना चाहिए, यानी प्रो अमेरिकन रिजीम्स वहां पे रहनी चाहिए। समस्या ये हो गई है कि सऊदी अरेबिया और बहुत से अरब देश जो है वो अब ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं, रशिया और चाइना से अच्छे संबंध बना रहे हैं, और वो लोकल करेंसी में भी अपनी अपनी देशों की वो उन्हीं ने तेल का व्यापार करने लगे हैं, जिससे तेल की अगर ऐसा होता है तो पेट्रो डॉलर अगर यानी पेट्रोल अगर डॉलर में तेल का व्यापार नहीं होगा तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी में काफी वीक हो जाएगा, जो अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका का वीक होना इसराइल के लिए बड़ी समस्या है, जिससे कि इसराइल की जो एड मदद आती है उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों के हित एक है। इसराइल का
जब से गठन हुआ है तब से ये अंडरस्टैंडिंग चल रही थी और इन लोगों को लाके बसाने का वहां पे एक पर्पस ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का उस समय फ्रेंच जो थे उनका यही पर्पस था कि इनको ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में जो यहूदी हैं इनको लाके वहां पर बसा दो और वहां पे फिलिस्तीनियों को वहां से हटा के पार्टीशन करो मुल्क का और पार्टीशन करके इनको वहां पे सेटल कर दो तो ये वीक डिपेंडेंट स्टेट होगी और हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी। नहीं तो ये वहां पे अरब नेशनलिज्म बढ़ रही है जिससे उनको खतरा लग रहा था उनके हितों को। अब ये है कि और इसराइल ने जिस तरीके से अमेरिकन हित को किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। इजिप्ट और सीरिया से लड़ाई लड़के इनको हरा के उसने अरब नेशनलिज्म का कमजोर किया, इस्लामिक मिलिटेंसी बढ़ी। उस अरब अमेरिका पश्चिमी देश जो है वो नहीं चाहते कि बहुत प्रोग्रेसिव रिजीम्स वहां पे आए या डेमोक्रेसी आए या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो। हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का इस बात की इजाजत नहीं देता, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको उसी से, लेकिन ये कि वो वन टाइम वेवर निकाल लेते हैं हर चीज में। उन्होंने वेवर निकाल लिया है कि क्योंकि थ्रेट है उनके इंटरेस्ट को उस क्षेत्र में, इसलिए जो भी रिजीम है वहां पे डिक्टेटोरियल रिजीम हो या जैसी भी हो हम उसके साथ डील करेंगे। और जो डेमोक्रेटिक रिजीम आती है वो रशिया की तरफ देखने लगती है, इसलिए हमारा जरूरी है कि उन रिजीम्स को प्रोटेक्ट करना और वो अमेरिकन हित को भी सपोर्ट करने पे तैयार। ये बेसिक उनका रहता है, हमेशा से रहा है। अब देखना ये है कि इसमें ईरान का क्या रुख होता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिकन पावर के सामने तो ईरान की कोई हैसियत मुझे नजर नहीं आती, इसलिए कि एक तो पहली बात तो ये कि अमेरिकन ट्रुप सीधे इसराइल के अंदर, ईरान या अमेरिकन ट्रुप्स या इजरायली ट्रुप सीधे ईरान के अंदर कोई नहीं। ये केवल हवाई जो होंगे अटैक होंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, एयर पावर बेसिकली यूज होगी। पर्पस ये होगा कि इतना ध्वस्त कर दो ईरान के सारी जो असेट्स हैं उनको, मिलिट्री एसेट और दूसरे एसेट, उनको वहीं पे ध्वस्त कर दो ताकि ईरान काफी समय के लिए इंटरनली इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर वो जो अपने सहयोगी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उनको सपोर्ट बंद हो जाएगी तो वो भी कमजोर हो जाएंगे, उनसे निपटना आसान। ये अमेरिका इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लेता है, लेकिन हमने देखा अभी तक उसको कामयाबी नहीं है। वियतनाम में गए थे, वहां भी यही हुआ, कंबोडिया, लाओस वगैरह में भी हमने देखा कि इनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में भी एक क्योस क्रिएट किया और जिनसे लड़ रहे थे उन्हीं को 22 साल के बाद सत्ता हासिल करके चले आए। और इराक में इन्हीं ने सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम अभी तक नहीं बना पाई। सोचा था कि तेल के बड़े भंडार हैं वहां पे और उनकी अमेरिकन कंपनीज जो है उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे सस्ते दामों पे अगर प्रो अमेरिकन रिजीम। ये ऐसा नहीं हो पाया। ईरान की रिजीम को चेंज करने की बहुत समय से बात हो रही है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अभी तक वो भी बदल नहीं पाई है। इसी तरह हम देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और बहुत से देश हैं। अब ये देखना है कि क्या सचमुच युद्ध होता है या अमेरिका इन ट्रूप्स को जो वहां पे डिप्लॉय कर रहा है इसलिए डिप्लॉय कर रहा है कि इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे कि ईरान इसराइल के ऊपर अटैक न करे। ये भी संभव है, कुछ लोगों का मानना ये है। लेकिन समस्या अगर नहीं भी अटैक करता तो भी समस्या बनी रहेगी। ईरान की पॉलिसी में कोई चेंज आने वाला नजर नहीं आता। वो नहीं भी करेगा तो भी हिजबुल्लाह, हमास और ये सब जितने भी हैं उसके सहयोगी दल, उनको सपोर्ट उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक जो भी है तो पता नहीं रहता, वो जारी रहेगा। और इसराइल, ईरान इतना शक्तिशाली है कि वो इसराइल और बहुत से अरब देशों को काफी क्षति पहुंचा सकता है, तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब कर सकता है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, हमको उससे बहुत मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।